नमस्कार। आज के इस राजनीतिक विश्लेषण में हम 2025 के नाथनगर विधानसभा चुनाव के नतीजों का एक पूरी तरह से डेटा संचालित, निष्पक्ष और एकदम क्लिनिकल मूल्यांकन करने जा रहे हैं। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन जमीनी हकीकतों, रणनीतियों और आंकड़ों को डिकोड करना है जिन्होंने इस चुनाव को आकार दिया। चलिए इस केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं। चीज़ों को ठीक से समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण एकदम व्यवस्थित होगा। पहले नाथनगर की ज़मीनी नब्ज़ टटोलेंगे, फिर 2025 चुनाव का पूरा एनाटॉमी समझेंगे, उसके बाद उम्मीदवार का स्कोर कार्ड, अनसुलझी ज़मीनी शिकायतें, 2030 का ब्लूप्रिंट और अंत में हमारा फाइनल विजन। चुनावी गणित और आंकड़ों की तरफ बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझें। आखिर वहाँ की नब्ज़ क्या कहती है। नाथनगर यानी विधानसभा क्षेत्र 158, इसका चुनावी परिदृश्य काफी जटिल है। यहाँ 3,35,000 से अधिक मतदाता हैं जो एक बहुत ही गंभीर सामाजिक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। देखिए, जब हम नागरिकों की आजीविका और उनके संघर्षों की बात करते हैं तो भारत के संवैधानिक मूल्यों जैसे कि हर नागरिक की गरिमा और पूरी जिम्मेदारी व जागरूकता के साथ सार्वजनिक संवाद को ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असली लोगों के जीवन का सवाल है। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी हकीकत जो यहाँ सामने आती है वो है भागलपुर के प्रसिद्ध सिल्क हथकरघा उद्योग का पतन और साथ ही गंगा और कोसी नदियों द्वारा लगातार मिट्टी का कटाव। कभी सिल्क सिटी के नाम से मशहूर ये इलाका आज जिस मानवीय संकट से जूझ रहा है वो बहुत गहरा है। बाढ़ से होने वाला विस्थापन और बुनकरों की टूटती उम्मीदें असल में यही वो मानवीय संदर्भ है जो हमारे इन आंकड़ों को एक सच्चाई के धरातल पर लाता है। अब इस जमीनी सच्चाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे 2025 के चुनाव के उन ढांचागत कारणों पर वार करते हैं जिन्होंने नतीजों को सीधे तौर पर आकार दिया। अगर हम 2020 और 2025 के मतदान प्रतिशत को देखें तो एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। 2020 में ये लगभग 59.8% था, जो 2025 में अचानक उछलकर 72% हो गया। ये भारी उछाल कोई संयोग नहीं है, ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि एनडीए ने बूथ स्तर पर कितनी आक्रामक और श्रेष्ठ लामबंदी की थी। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि महागठबंधन को अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में एक गहरी और घातक दरार का सामना करना पड़ा। एआईएमआईएम को 3.41% और जन सुराज पार्टी को 2.17% वोट मिले। इन छोटे लेकिन बेहद अहम हिस्सों ने विपक्ष की पूरी संरचना को भीतर से कमजोर कर दिया। और इन सब का अंतिम नतीजा क्या निकला? 10.53%। हार के इस अंतर को जरा गहराई से समझिए। नाथनगर में इतना गहरा आर्थिक और सामाजिक संकट होने के बावजूद वो दर्द सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी वोट में तब्दील ही नहीं हो पाया। मतलब स्थानीय आर्थिक आघात चुनाव के दिन बिल्कुल बेअसर साबित हुए। अब इस पूरे परिदृश्य में 2025 के महागठबंधन उम्मीदवार शेख जियाउल हसन का एक नैदानिक या क्लिनिकल मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बिल्कुल तटस्थ मूल्यांकन से जो बात निकल कर आती है वो ये कि उम्मीदवार की छवि एकदम साफ सुथरी थी। इसमें उन्हें पूरे 5 में से 5 अंक मिलते हैं। वित्तीय अक्षमता भी बेहद मजबूत, वहां भी पूरे अंक। लेकिन युवाओं से जुड़ने के मामले में यह स्कोर गिरकर सिर्फ 2 रह गया और इसका सीधा असर उनकी जीतने की क्षमता यानी विनेबिलिटी पर पड़ा, जो वो भी 2 पर आ गिरी। मतलब एक बेदाग रिकॉर्ड और अपार संसाधन होने के बावजूद युवा मतदाताओं के साथ जुड़ने में एक बहुत बड़ी अक्षमता दिखाई दी। ये विरोधाभास अपने आप में एक कहानी कहता है। एक तरफ उम्मीदवार की 6.31 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ठीक दूसरी तरफ है नाथनगर के बेसहारा गरीब पावरलूम बुनकर। संसाधनों की ये भारी श्रेष्ठता और मतदाताओं की अत्यधिक गरीबी ने अनजाने में ही सही लेकिन अभिजात वर्ग के अलगाव की एक सूक्ष्म दीवार जरूर खड़ी कर दी। आइए अब तेजी से उन स्थानीय शिकायतों और अनसुलझे मुद्दों का नक्शा बनाते हैं जिनका 2025 में राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं उठाया गया।
अगर हम सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले जमीनी मुद्दों को देखें तो सूद की कीमतें 450 रुपए प्रति किलो तक पहुंचना, 25 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर का ठप पड़ जाना और बाढ़ रोकने के लिए अनिवार्य जियो बैग्स की जगह प्रशासन द्वारा अप्रभावी मिट्टी के बोरों का इस्तेमाल किया जाना शामिल है। नाथनगर के सिल्क सेक्टर का ढह जाना और बाढ़ विस्थापन, ये वो असल मुद्दे थे जिन्हें एक मजबूत लामबंदी के लिए उठाया जा सकता था। और शायद इन सब में जो सबसे ज्यादा झकझोरने वाला आंकड़ा है वो है 79%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा ये साफ दिखाता है कि इस इलाके में 79% बच्चों में खून की कमी यानी अनीमिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक मूक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जो चुनावी शोर में कहीं दब कर रह गया। अब जरा गति बढ़ाते हैं और बात करते हैं 2030 के लक्ष्य की। इस तरह के वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक बेहद संरचित विन बैक रणनीति की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि ये रणनीति कैसे आकार लेती है। ये एक स्पष्ट कालानुक्रमिक निष्पादन पर टिकी है। पहला चरण है फाउंडेशन बिल्डिंग, दूसरा नैरेटिव सेटिंग, तीसरा ग्राउंड एक्टिवेशन और चुनाव से ठीक 90 दिन पहले अंतिम चरण GOTV या गेट आउट द वोट स्प्रिंट। चुनावी वर्चस्व को जड़ से खत्म करने के लिए बिल्कुल इसी तरह के सटीक अमल की जरूरत होती है। डिजिटल युद्ध नीति के कदमों में लक्षित व्हाट्सएप पॉड्स बनाना, माइक्रो इन्फ्लुएंसर अभियान और चुनाव से ठीक पहले 72 घंटे का अंतिम निष्कर्षण प्रोटोकॉल शामिल है। लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत ये सारा डेटा संचालित आउटरीच निजता और सहमति की सख्त सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। नागरिकों की निजता का सम्मान सर्वोपरि है। अब हम अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। यदि इन सुझाए गए रणनीतिक ब्लूप्रिंट्स को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा जाए तो आखिर हासिल क्या किया जा सकता है? एक जन केंद्रित नेता बनने और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करने के लिए blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। और अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही उकसाने वाला लेकिन जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या पारंपरिक जाति के शत्रप अत्यधिक संरचित और डेटा संचालित चुनाव प्रचार के इस आधुनिक युग में अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? हम यहाँ कोई वैचारिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सवाल भविष्य की राजनीतिक रणनीति के लिए सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।